चलिए एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मेरे लिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आए होंगे जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। चलिए इस रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 8 चलेगा, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का आज का जो सेट है वो हमारा सेट 8 है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि डेविस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी गोल्फ से, ऑप्शन सी टेनिस से या ऑप्शन डी कबड्डी से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम डेविस कप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डेविस कप की जो है ये गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि डेविस कप की जो है ये शुरुआत कब हुई है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, डेविस कप की जो शुरुआत हुई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कब हुई है। 1900 में हुई है डेविस कप की शुरुआत, यानी कि 1900 में जो है डेविस कप की शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है डेविस कप से गाइस, अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि यह जो है आपको ध्यान रखना है यह एक प्रो टेनिस टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपको ध्यान रखना है ये प्रो टेनिस टूर्नामेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेविस कप जो है ये आपका क्या है गाइस, आपको ध्यान रखना है ये प्रो टेनिस टूर्नामेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रो टेनिस टूर्नामेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये जो है यही आपका डेविस कप है, जो कि आपके टेनिस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो ये जो है आपकी शुरुआत की होगी। उसके अलावा जो है आपको अगर हम बात करते हैं टेनिस से संबंधित, अगर हम और बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम टेनिस से संबंधित बात करें तो एक जो है आपका आता है फेड कप। ठीक है, फेड कप जो है ये किससे तो संबंधित होता है, तो याद रखिएगा डेविस कप जो होता है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है ये पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। लेकिन अगर हम फेड कप की बात करें तो फेड कप जो है ये भी आपके जो है आपको किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। लेकिन जो है फेड कप जो है ये आपकी क्या है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेड कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है ये महिला महिला टेनिस टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेड कप जो है ये आपको ध्यान रखना है, फेड कप जो है ये आपको ध्यान रखना है महिला टेनिस टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फेड कप जो है ये आपका क्या है guys, तो आपको ध्यान रखना है। फेड कप जो है ये महिला टेनिस टूर्नामेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फेड कप की जो है guys याद रखिएगा, अगर हम शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी, यानी कि महिला टेनिस टूर्नामेंट की जो है ये शुरुआत कब हुई थी guys, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपको याद रखना है बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित कौन सा कप है, तो ये आपको ध्यान रखना है बैडमिंटन से संबंधित जो है ये आपको कौन सा कप है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है उबेर कप। ठीक है, उबेर कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है उबेर कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम गोल्फ की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है गोल्फ से संबंधित कौन सा कप है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है गोल्फ से संबंधित जो है ये आपका राइडर कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है राइडर कप जो है ये आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, ये भी आपके जो है गोल्फ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और टेनिस के बारे में मैं बता ही दी हूँ। और अगर कबड्डी की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कबड्डी से जो है आपका कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं कलर चेंज कर देती हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कबड्डी से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कबड्डी से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कबड्डी से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कबड्डी से संबंधित आपका कौन सा ट्रॉफी है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है
प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जो है गाइस, याद रखिएगा कब हुई थी, तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है ये 2014 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है ये आपको ध्यान रखना है कब हुई थी, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है ये आपको ध्यान रखना कब हुई थी, 2014 में। ठीक है, तो ये आप जो है सही से लिख लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। अनुचुंबकीय जो है ये आपके पैरामैग्नेटिक को कहते हैं। जैसे कि अनुचुंबकीय जो है ये किसे कहते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। अनुचुंबकीय मतलब जो है ये आपका कौन सा हो गया, अनुचुंबकीय मतलब हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अनुचुंबकीय जो ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन है जो आपका अनुचुंबकीय है, यानी कि जिसमें चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा कम है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी ऑक्सीजन में, ऑप्शन सी लौह में, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन में जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका अनुचुंबकीय है, यानी कि इसमें जो है आपका ध्यान रखना है चुंबकीय गुण कम है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं अगर से आपको ध्यान रखना है कि जो है आपका अनुचुंबकीय जो है ये कौन कौन से है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन कौन सा है जो कि एक अनुचुंबकीय है, यानी कि जिसमें चुंबकीय गुण कम पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जैसे कि आपका जो है ऑक्सीजन हो गया। अनुचुंबकीय में जो है सबसे पहले जो है ये आपका जो है अभी मैं बताई जो कि आपका जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ये आपका अनुचुंबकीय है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑक्सीजन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है आपको याद रखना है एल्युमिनियम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या हो गया इससे याद रखिएगा ऑक्सीजन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा हो गया इससे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है ये आपका कौन सा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम के बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया इससे आपको ध्यान रखना है लिथियम हो गया। इसके बाद जो है ये कौन सा हो गया इससे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ये आपका लिथियम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया लिथियम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोडियम हो गया, ये भी आपका जो है अनुचुंबकीय, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने अगर ऑप्शन में जो है आपको ऑक्सीजन दिया है तो आपको जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको ऑप्शन में जो है वो ऑक्सीजन ही देंगे। आपको ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, एल्युमिनियम भी दे सकते हैं, लिथियम भी दे सकते हैं, सोडियम भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोटेशियम भी दे सकते हैं। तो ये जो मैं लिखा रही हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है जो अनुचुंबकीय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पोटेशियम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें पोटेशियम के बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया इसे आपको ध्यान रखना है कैल्शियम हो गया। पोटेशियम के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम के बाद आपको याद रखना है आपका जो है टाइटेनियम हो गया। कैल्शियम के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है आपका कौन सा हो गया गाइस, तो टाइटेनियम हो गया। कैल्शियम के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है टाइटेनियम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और आपका कौन सा हो गया गाइस, तो टाइटेनियम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है स्कैंडियम हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी मैं लिखाई हूँ ये सब जो है अनुचुंबकीय है, यानी कि इसमें जो है चुंबकीय गुण जो है ना के बराबर होते हैं। तो ये हो गया स्कैंडियम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि जो है लौटा दी थी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है भगत सिंह की फांसी, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग नरसंहार, या ऑप्शन डी काकोरी कांड। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी जो है ये आपके कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है।
तो अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे पहले कि जालियांवाला बाग जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जालियांवाला बाग जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ये जो है कहाँ हुआ था गाइस, याद रखिएगा ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो है ये अमृतसर में हुआ था ये कांड। ये भी आपको ध्यान रखना है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है कि इन्हें जो है याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है एशिया के पहले व्यक्ति है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इससे आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार की बात अगर हम करें, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम जो है नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, इससे आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है आपको ध्यान रखना है एशिया के पहले व्यक्ति थे। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है आपको ध्यान रखना है ये एशिया के, ठीक है, एशिया के पहले व्यक्ति थे। ये आपको ध्यान रखना है, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, एशिया के जो है आपको ध्यान रखना है पहले व्यक्ति थे। आपको ध्यान रखना है जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें अब जो है नोबेल पुरस्कार जो है ये आपको ध्यान रखना है कब मिला था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था गाइस, ये देखिएगा 1913 में जो है आपको ध्यान रखना है। 1913 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए मिला था गाइस, याद रखिएगा 1913 में जो है इनको गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1913 में जो है इन्हें गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा शांति निकेतन का जो है आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन का जो है आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन के जो संस्थापक है ये कौन है, इससे आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन के जो है आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है, इससे आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की जो है स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो है आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की जो है आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की जो है स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो है आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की जो है स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि आपके कहाँ की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में की थी। आपको ध्यान रखना है शांति निकेतन की स्थापना की, और कहाँ की गई, आपको ध्यान रखना है शांति निकेतन की स्थापना जो है ये पश्चिम बंगाल में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन निम्नलिखित में से कौन है जो जल निकाय में जो है आपको ध्यान रखना है घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो ये आपके ऑप्शन है एकोक्लाइन, ऑप्शन बी हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन, या ऑप्शन डी थर्मोक्लाइन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक्नोक्लाइन जो है आपको ध्यान रखना है जल निकाय में जो है घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। और कौन दर्शाती है, पिक्नोक्लाइन दर्शाती है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम वही बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हेलोक्लाइन की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये क्या दर्शाती है। तो हेलोक्लाइन जो है ये आपको ध्यान रखना है जल निकाय में जो है ये लवणता प्रवणता को दर्शाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो हेलोक्लाइन है ये क्या करता है गाइस, आपको ध्यान रखना है हेलोक्लाइन जो है आपको ध्यान रखना है हेलोक्लाइन जो है ये आपको ध्यान रखना है जल निकाय में जो है आपको ध्यान रखना है हेलोक्लाइन जो है ये किसे दर्शाता है। तो हेलोक्लाइन जो है जल निकाय लवणता प्रवणता को दर्शाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसको दर्शाती है, इससे आपको ध्यान रखना है ये जो दर्शाती है ये लवणता प्रवणता को दर्शाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसको दर्शाती है, तो लवणता प्रवणता को जो है ये आपको ध्यान रखना दर्शाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं आपका जो है थर्मोक्लाइन, तो थर्मोक्लाइन की अगर हम बात करें तो ये किसको दर्शाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है थर्मोक्लाइन जो है
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसको दर्शाती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है थर्मोक्लाइन जो है ये आपको ध्यान रखना है जल या फिर जो है ये आपको ध्यान रखना है जल या फिर जो है ये आपको ध्यान रखना है जल या फिर जो है वायु। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जल या फिर जो है वायु जो है निकाय में गहराई आपको ध्यान रखना है जल या वायु निकाय में जो गहराई है ये आपको ध्यान रखना है जल या वायु निकाय में जो है आपको ध्यान रखना है जल या फिर जो है वायु निकाय में जो है ये आपको ध्यान रखना है गहराई जो है आपको ध्यान रखना है जल या फिर वायु निकाय में गहराई के साथ जो है आपको ध्यान रखना है गहराई के साथ ये क्या दर्शाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है जल या फिर वायु निकाय में गहराई के साथ जो है ये आपको ध्यान रखना है तीव्र तापमान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है गहराई के साथ जो है आपको ध्यान रखना है तीव्र तापमान जो है आपको ध्यान रखना है गहराई के साथ तीव्र तापमान जो है आपको ध्यान रखना है परिवर्तन को दर्शाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसको दर्शाती है? तो परिवर्तन को दर्शाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसको दर्शाती है? परिवर्तन को दर्शाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसको दर्शाती है? इससे आपको ध्यान रखना है ये परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्रहों की गति संबंधी कितनी नियम है? तो आपको बताना है। तो ग्रहों की गति संबंधी जो है ये कितनी नियम है? तो आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ग्रहों की गति जो है नियम है जो है आपको ध्यान रखना है। ग्रहों की गति का नियम जो है ये क्या कहलाता है? तो इसे जो है केपलर का नियम भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ग्रहों का गति जो नियम है इसे क्या कहते हैं? इससे आपको ध्यान रखना है। इसे जो है आपको ध्यान रखना है केपलर का नियम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? तो केपलर का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है केपलर का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा ये इससे संबंधित जो है ये कितने नियम है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति संबंधी जो है ये 3 नियम है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये 3 नियम जो है ये कौन-कौन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 नियम जो है सबसे पहला नियम की अगर हम बात करें, पहला नियम जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपके कक्षाओं का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला नियम जो है ये केपलर का पहला नियम जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कक्षाओं का नियम जो है ये पहला नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम जो है याद रखिएगा लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है लॉ ऑफ ऑर्बिट इसे हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके केपलर का पहला नियम हुआ, या फिर ग्रहों की गति का पहला नियम। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा नियम जो है ये कौन सा है, तो दूसरा नियम जो है ये आपका कौन सा है गाइस, याद रखिएगा दूसरा नियम जो है ये क्षेत्रीय जो है क्षेत्रीय चाल का नियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा है गाइस, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका क्षेत्रीय चाल का नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है आपको कौन सा है गाइस, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय चाल का नियम जो है ये आपका दूसरा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय चाल का नियम जो है ये आपका जो है केपलर का दूसरा नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे जो हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा इसे जो हम क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ जो है एरियल वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है। इसे जो हम क्या कहते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ जो है आपको ध्यान रखना है लॉ ऑफ जो है एरियल वेलोसिटी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी जो है ये आपका जो है केपलर का दूसरा नियम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं केपलर का जो है ये तीसरा नियम कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। केपलर का अगर हम तीसरे नियम की बात करें, तो केपलर का तीसरा नियम जो है ये आपको ध्यान रखना है परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, ये कौन सा है, इसे आपको ध्यान रखना है। केपलर का तीसरा नियम जो है ये कौन सा है, इसे आपको याद रखना है परिक्रमण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है तीसरा नियम जो है कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है परिक्रमण काल का नियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। परिक्रमण काल का नियम जो है ये जो है केपलर का तीसरा नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं इसे आपको ध्यान रखना है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे हम क्या कहते हैं इसे आपको ध्यान रखना है। जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा जिसमें से जो पूछा जाता है कि जो है जो आपको याद रखना है कि केपलर का जो 2 नियम आया था गाइस, याद रखिएगा वो कब आया था। तो ये जो केपलर का 2 नियम है ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों नियम जो है ये कब आया था, तो याद रखिएगा केपलर का जो है ये 2 नियम जो है ये कब आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आया था आपका 1609 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है मैं एक पॉइंट लिख देती हूँ, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 2 नियम जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 2 नियम जो है ये आपका कब आया, तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। केपलर का 2 नियम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कब आया था 1609 में जो है आपको ध्यान रखना है।
1609 में दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 नियम जो है 1609 में दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तीसरा नियम जो है आपको ध्यान रखना 1609 में दिया है। और अगर हम तीसरा नियम की बात करें, तीसरा नियम जो है ये कब दिए गए, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तीसरा नियम जो है, 2 नियम जो है 1609 में दिया और केपलर ने जो है तीसरा नियम जो है ये कब दिया था, तो 1618 में, यानी कि 1618 में दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1618 में दिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है, और यहाँ पे पूछा जाता है कि ग्रहों के नियम का प्रतिपादक जो है ये कौन है, तो केपलर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था। तो आपको बताना है इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल जो है ये इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी ने जो है ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। तो इन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो लिखी है आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी लिखी है, तो याद रखिएगा। इन्होंने जो लिखी है ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉवर्टी एंड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है कौन सी लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये आपको ध्यान रखना है। पॉवर्टी एंड जो है कैसे देखिएगा, पॉवर्टी एंड जो है आपको ध्यान रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये आपको ध्यान रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन जो है याद रखिएगा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो याद रखते हैं वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर वी.डी. सावरकर की बात करें तो मेरा आजीवन जो है कारावास, ठीक है, ये किसने लिखा है, इससे आपको ध्यान रखना है। मेरा आजीवन जो है आपको ध्यान रखना है, मेरा आजीवन जो है कारावास जो है ये किसने लिखा है, तो वी.डी. सावरकर ने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। मेरा आजीवन कारावास जो है ये किसने लिखा है, इससे आपको ध्यान रखना है। मेरा आजीवन कारावास जो है ये वी.डी. सावरकर ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस की जो है ये कौन सी है, तो याद रखिएगा द इंडियन स्ट्रगल जो है किसने लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसने लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। द इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसने लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है। द इंडियन स्ट्रगल जो है ये आपको ध्यान रखना है किसने लिखा गया, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो है, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को जो है क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा नेताजी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेताजी के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को जो है ये आपको ध्यान रखना है नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस को जो है आपको ध्यान रखना नेताजी के नाम से, नेताजी के नाम से जो है जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेताजी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है। तो आपको बताना है कि सोडियम धातु को जो है ये किसके भीतर रखा जाता है, तो आपके ऑप्शन है पानी के भीतर, ऑप्शन बी केरोसिन के भीतर, या ऑप्शन सी पेट्रोल के भीतर, या ऑप्शन डी तेल के भीतर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को जो है ये केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा सोडियम धातु को जो है केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है इसलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि जो है गाइस याद रखिएगा केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है, तो यहाँ पे जो आप लिख लीजिएगा क्योंकि, आपको ध्यान रखना है क्योंकि लिखा जाता है, क्योंकि जो है गाइस याद रखिएगा सोडियम जो है ये क्योंकि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है, क्योंकि जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है वैसे रखिएगा ये अत्यधिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है आपको ध्यान रखना है ये अत्यधिक जो है आपको ध्यान रखना है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है आपको ध्यान रखना है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है आपको ध्यान रखना है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि
अग्नि से सुरक्षा के लिए जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, अग्नि से सुरक्षा के लिए जो है इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि से सुरक्षा के लिए जो है आपको ध्यान रखना है, अग्नि से सुरक्षा के लिए जो है आपको ध्यान रखना है, इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगर जो है याद रखिएगा, केरोसिन में अगर नहीं डुबो कर रखा जाएगा तो इस धातु में बहुत जल्दी आग पकड़ जाएगा, इसलिए याद रखिएगा कि अग्नि की सुरक्षा के लिए जो है इसे जो है केरोसिन में जो है डुबो कर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप आते हैं सोडियम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम की खोज जो है ये कब और किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि सोडियम की खोज जो है आपको ध्यान रखना है कब किया गया था। तो याद रखिएगा, सोडियम की खोज जो है 1807 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम धातु की खोज जो है कब हुई थी, 1807 में। और याद रखिएगा, इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, याद रखिएगा, इसकी जो खोज की थी आपको ध्यान रखना है सर हम्फ्री डेवी ने की थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज जो है आपको ध्यान रखना है, सोडियम धातु की खोज जो है सर हम्फ्री डेवी ने की थी, ये आपका ध्यान रखना है 1807 में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोडियम का जो है आपको ध्यान रखना है, अगर हम सोडियम की बात करें तो याद रखिएगा, इसका जो है घनत्व जो है आपको ध्यान रखना है, सोडियम का जो है घनत्व बहुत कम होता है, आपको ध्यान रखना है। सोडियम धातु का जो घनत्व है ये बहुत कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम धातु का घनत्व जो है बहुत कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें सोडियम का जो है याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक जो है ये क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि सोडियम का जो है आपको ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक जो है ये क्या आता है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका जो है याद रखिएगा 11 होता है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इसका प्रतीक क्या होता है, इससे याद रखिएगा, सोडियम का प्रतीक जो है ये क्या होता है, इससे याद रखिएगा, सोडियम का प्रतीक जो है ये Na होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो आपको बताना है कि प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है ज्वलनशील प्राकृतिक गैस वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी इथेन या ऑप्शन डी प्रोपेन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है ये सबसे ज्यादा जो है प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस उपलब्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मीथेन का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। मीथेन का फॉर्मूला जो है ये CH4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मीथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि दूसरा जो है सबसे ज्यादा कौन सा होता है, इससे याद रखिएगा, दूसरा जो सबसे प्रचुर मात्रा में होता है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस है आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे ज्यादा जो है याद रखिएगा, दूसरा सबसे ज्यादा जो है आपका कौन सा गैस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे ज्यादा जो है ये इथेन है। अगर हम इथेन की अगर हम बात करें तो इसका जो है सूत्र क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम इथेन की बात करें तो याद रखिएगा, इथेन का जो है ये सूत्र क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। इथेन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H6, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इथेन का सूत्र जो है ये क्या होता है, C2H6 जो है ये इथेन का होता है। उसके बाद जो है तीसरा अगर हम बात करेंगे, इससे आपको ध्यान रखना है। तीसरा की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिएगा, प्रोपेन जो है ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है ये कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रचुर मात्रा में जो है ये आपको ध्यान रखना है उपलब्ध कौन सा है, इससे याद रखिएगा। तीसरा प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध जो है ये आपका जो है कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है, ये है आपका प्रोपेन। अगर हम बात करते हैं कि प्रोपेन का जो है ये सूत्र क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रोपेन की सूत्र की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोपेन का जो सूत्र होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, तो जो है C3 जो है C3H8, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये क्या होता है, C3H8 जो है आपको ध्यान रखना है, इसका जो है सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम ब्यूटेन की बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे जो है आपका कौन सा पाया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका चौथे स्थान पे, चौथा जो है, चौथे सबसे ज्यादा जो है पाया जाने वाला ये कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। चौथा सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है ये आपका जो है ब्यूटेन है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसका जो है ब्यूटेन का जो है, अगर हम बात करते हैं कि ब्यूटेन का सूत्र जो है ये क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। ब्यूटेन का जो सूत्र है ये क्या होता है, तो C4H10, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका सूत्र क्या होता है, C4H10 जो है इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनियम ट्यूबरोसम है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी टमाटर या ऑप्शन डी बैंगन। तो बताइए कौन सा पौधा है जिसका वैज्ञानिक नेम जो है ये सोलेनियम ट्यूबरोसम है। इस तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आलू का जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, इससे रखिएगा सोलेनियम ट्यूबरोसम है। उसके बाद बात करते हैं मटर का जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। मटर का जो वैज्ञानिक नेम है ये क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। पाइसुम सटिवम जो है आपको ध्यान रखना है। पाइसुम सटिवम जो है ये किसका वैज्ञानिक नेम है, इससे आपको ध्यान रखना है। पाइसुम सटिवम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पाइसुम सटिवम जो है ये किसका वैज्ञानिक नेम है, इससे आपको ध्यान रखना है। पाइसुम सटिवम जो है आपको ध्यान रखना है। पाइसुम सटिवम जो है ये मटर का वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें टमाटर का वैज्ञानिक नेम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोलेनियम लाइकोपर्सिकम जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है टमाटर का रासायनिक नेम है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि टमाटर का जो है रासायनिक नेम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोलेनम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो है रासायनिक नेम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोलेनम, ये आपको ध्यान रखना है, सोलेनम। लाइकोपर्सिकम जो है ये किसका रासायनिक नेम है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोलेनम लाइको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम जो है ये किसका है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम जो है ये किसका रासायनिक नेम है, ये है आपके टमाटर का रासायनिक नेम है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम जो है ये टमाटर का रासायनिक नेम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंगन का जो है ये रासायनिक नेम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोलेनम जो है मेलोंगेना जो है ये किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो रासायनिक नेम है ये आपका कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। सोलेनम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बैंगन का जो है ये रासायनिक नेम क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। बैंगन का जो रासायनिक नेम है आपको ध्यान रखना है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैंगन का जो रासायनिक नेम है ये है सोलेनम मेलोंगेना जो है आपको ध्यान रखना है। सोलेनम, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है बैंगन का रासायनिक नेम है। मेलोंगेना जो है ये बैंगन का रासायनिक नेम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लौकी का जो है आपको ध्यान रखना, अगर जो है एक्स्ट्रा में अगर हम बात करें जो कि पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर, एक जो है आपका लौकी का पूछा गया था और दूसरा जो है ये आपके जो है करेला का पूछा गया था, ठीक है। दूसरा जो है आपका किसका पूछा गया था, दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है आपके करेला का पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि लौकी का जो है ये क्या है guys, वैज्ञानिक नेम, तो लौकी की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है लेगा नारिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये क्या है guys, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा याद करना टफ हो जाता है क्योंकि जो है बहुत थोड़ा ये होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये क्या है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है आपको ध्यान रखना है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है लेगा नारिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, तो लौकी का जो है वैज्ञानिक नेम जो है आपको ध्यान रखना है लेगा नारिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, तो लेगा नारिया जो है आपको ध्यान रखना है। और क्या है guys, याद रखिएगा सिसेरारिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या है, तो लिगेनारिया जो है आपको ध्यान रखना है। लिगेनारिया सिसेरिया जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिसेरारिया जो है आपको ध्यान रखना है, ये किसका है, ये आपके जो है लौकी का है, जो कि आपके जो है एग्जाम में पूछा गया था। और दूसरा जो है ये कौन सा, करेला। करेला का क्या है इससे आपको ध्यान रखना है। ये जो है करेला का जो है वैज्ञानिक नेम क्या है, बहुत ये है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो करेला का जो है आपको ध्यान रखना है। मोमार्टिका जो है आपको ध्यान रखना है। करेला का जो है ये क्या है इससे आपको ध्यान रखना है। करेला का मोमार्टिका जो है आपको ध्यान रखना है। चैरेंटिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये करेला का रासायनिक नेम है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। करेला का वैज्ञानिक नेम है, सॉरी रासायनिक बोल रही हूँ। तो याद रखिएगा करेला का जो है ये आपको ध्यान रखना है। चैरेंटिया जो है ये करेला का वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो बताइए किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसको जो है ये क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी वजन या ऑप्शन डी जड़ता। तो गैस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वजन कहा जाता है, वजन जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भार कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भार या फिर जो है ये आपका जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये जिसे हम भार या फिर जो है वेट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है भार का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम याद रखिएगा गाइस, अगर हम भार के बारे में बात करें, भार जिसको आप किसी डब्ल्यू से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है भार बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि आपका मास, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान यानी कि जो है आपका कौन सा हो गया, द्रव्यमान यानी कि जो है ये आपका जो है मास हो गया। और जो है
इंटू जो है ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ देखिएगा इंटू जो है ये आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो जाएगा। इंटू जो है ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। इंटू जो है ये आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण, ये आपको ध्यान रखना है। इंटू जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण जो है त्वरण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो है आपका क्या हो जाएगा गाइस, तो आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये निकालने के लिए आपके लिए जो है आसानी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी आइजोल, ये ऑप्शन डी ईटानगर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईटानगर इसकी राजधानी है और अगर हम वही बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है आइजोल। आइजोल जो है ये किसकी राजधानी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आइजोल की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है मिजोरम की राजधानी जो है ये आपका क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। मिजोरम की राजधानी जो है ये आपका आइजोल है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम की राजधानी जो है ये आपका क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। मिजोरम की राजधानी जो है ये आपका जो है आइजोल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इससे याद रखिएगा कोहिमा, कोहिमा की जो है ये किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा नागालैंड की राजधानी जो ये क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी जो ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी जो है ये आपका कोहिमा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है असम की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है असम की राजधानी जो है ये आपका दिसपुर है, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ की राजधानी है, असम की राजधानी जो है ये आपका दिसपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस कि अरुणाचल प्रदेश की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जो है ये स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है ये 20 फरवरी को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है ये आपके जो है 20 फरवरी को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 20 फरवरी और कब हुआ था, 1987 में, ठीक है। 20 फरवरी 1987 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 फरवरी 1987 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की जो है सीट के बारे में, ये जो यहाँ से ये जो है ये सारी प्रश्न पूछा जाता है। तो जब अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी तो हम जो है यहाँ पे जो है हम इसकी बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे सबसे पहले जो है आपके विधानसभा सीट के बारे में। अरुणाचल प्रदेश से जो है विधानसभा सीट जो है ये कितनी है कैसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे विधानसभा सीट के बारे में। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, विधानसभा सीट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे guys, तो आपके जो है लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से जो है लोकसभा सीट कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो है लोकसभा सीट के बारे में भी बात करेंगे और जो है तीसरा जो है ये क्विज के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो है ये आपके राज्यसभा सीट के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो है आपको कौन सा है, तो तीसरा जो है guys याद रखिएगा, तीसरा जो है ये आपका राज्यसभा सीट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा सीट जो है यहाँ से कितनी है guys, तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा सीट जो है यहाँ से 60 सीट है, जो कि विधानसभा की सीट है। लोकसभा की अगर बात करें तो 2 सीट जो है ये लोकसभा की है। 60 सीटें जो है ये 60 सीटें जो है ये कहा गया विधानसभा सीटें जो है, तो विधानसभा से जो है कहते देखिएगा कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा से 60 सीटें हैं। लोकसभा से जो है ये कितनी सीटें हैं guys, तो देखिएगा लोकसभा से 2 सीटें हैं और जो है अगर हम बात करें राज्यसभा से, तो राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी कॉर्टिकस, ऑप्शन सी नेफ्रॉन या ऑप्शन डी रेनल कॉलम्स। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है याद रखिएगा, इसके जो है बाहरी भाग को क्या कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा इसके जो है बाहरी भाग को जो है कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉर्टिकस कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है मेडुला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है किडनी का जो है, किडनी का जो है आपको ध्यान रखना है। आंतरिक भाग जो है ये कौन सा है, याद रखिएगा किडनी का आंतरिक भाग जो है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा किडनी का आंतरिक भाग जो है आपको ध्यान रखना है मेडुला है। किडनी का आंतरिक भाग कौन सा है, याद रखिएगा किडनी का आंतरिक भाग मेडुला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का आपको याद रखना है
कि किडनी की जो है आपको ध्यान रखना है, क्रियात्मक इकाई जो है ये कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है किडनी की जो है आपको ध्यान रखना है किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है आपको ध्यान रखना है किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है ये कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है ये नेफ्रॉन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है रेनल कॉलमस, ठीक है। रेनल कॉलमस जो है ये क्या है गाइस, तो याद रखिएगा रेनल कॉलमस जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कॉर्टेक्स को जो है याद रखिएगा मेडुला से कौन जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है रेनल कॉलम्स का जो है ये काम क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है गाइस, याद रखिएगा ये कॉर्टेक्स को जो है ये किससे जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कॉर्टेक्स को मेडुला से कौन सा जोड़ता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्टेक्स को मेडुला से जोड़ता है, कौन जोड़ता है गाइस, याद रखिएगा ये आपका जो है रेनल कॉलमस जो है ये कॉर्टेक्स को मेडुला से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं एक एक करके ये बता दूं। अब आ जाते हैं गाइस जो हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के वजन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट देखे जो हम यहाँ पे लिखेंगे गाइस कि आपको ध्यान रखना है ये किडनी का वजन, ठीक है। किडनी का वजन जो है ये कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि किडनी का जो है ये वजन कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेल और फीमेल में जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फीमेल, ठीक है। तो अगर हम फीमेल की बात करें कि फीमेल में जो है ये किडनी का वजन जो है ये कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा फीमेल में यानी महिला में जो है याद रखिएगा कितना होता है, तो 115 से लेके 155 ग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 115 से जो है ये कितना होता है गाइस, याद रखिएगा 115 से लेकर जो है 155 ग्राम तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें तो हम बात करें कि मेल के बारे में गाइस, तो मेल में जो है ये कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा मेल में जो है ये कितना होता है गाइस, याद रखिएगा मेल में जो है ये आपका 125 से 170 ग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल में जो है आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 125 से लेकर जो है 170 ग्राम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये मेल में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेफ्रॉन की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है कि 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है आपको ध्यान रखना है। 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है ये किडनी में होते हैं, आपको ध्यान रखना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 मिलियन जो है आपको ध्यान रखना है, 1 मिलियन जो है आपको ध्यान रखना है नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है आपको ध्यान रखना है किडनी में होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है आपको ध्यान रखना है, 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है ये किडनी में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का जो है अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है कार्य क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन का कार्य जो है रक्त को फिल्टर करने का काम जो है ये कौन करता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त को जो है आपको ध्यान रखना है रक्त को जो है आपको ध्यान रखना है फिल्टर करने का काम जो है ये कौन करता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है रक्त को जो है आपको ध्यान रखना है फिल्टर करने का काम जो है ये कौन करता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है रक्त को फिल्टर करने का काम जो है ये कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है नेफ्रॉन करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन भी आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी बता रहा है कि दोनों गलत है। तो गाइस याद रखिएगा किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है अगर तथा भार में अंतर होता है तो वो किसकी वजह से, तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, और जबकि क्या होगा भार में परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीसी पार्क, ऑप्शन बी एस पोलस्की, ऑप्शन सी तकाशी हिरोज, या ऑप्शन डी ईपी ओडम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तकाशी हिरोज जो है आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 1972 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 2002 में, या ऑप्शन डी 1960 में।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1986 में जो है आपको ध्यान रखना है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1986 में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1972 में जो है ये कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 में जो है आपको ध्यान रखना है वन्य जीव। और याद रखिएगा 1972 में जो है ये कौन सा अधिनियम पारित हुआ था गाइस, याद रखिएगा 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है 1972 में पारित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो 2002 में जो है ये क्या हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है 2002 में जो है आपको ध्यान रखना है जैविक विविधता अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जैविक विविधता अधिनियम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जैविक विविधता अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है जैविक विविधता अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है जैविक विविधता अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है जैविक विविधता अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है जैविक विविधता अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके 2002 में पारित हुआ था। और उसके अलावा अगर हम बात करें 1960 में जो है आपको कौन सा अधिनियम, तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है ये कब हुआ था, इससे आपको ध्यान रखना है पशु क्रूरता जो है आपको ध्यान रखना है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है आपको ध्यान रखना है पशु क्रूरता जो है आपको ध्यान रखना है निवारण अधिनियम, ठीक है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका 1960 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल डैश नहीं पदार्थ है। तो नहीं डैश पदार्थ कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है गैसीय, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शन डी कोलाइड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोलाइड जो है ये जो है शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गाइस याद रखिएगा आपका जो है तीन जो है शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपको जो है सामान्य भौतिक अवस्था में जो है ये कितने शामिल होते हैं, तो वैसे रखिएगा भौतिक अवस्था में जो है तीन पदार्थ शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। भौतिक अवस्था में जो है ये कितने पदार्थ शामिल होते हैं, तीन पदार्थ जो है ये शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तीन पदार्थ जो है आपका कौन कौन सा है, तो आप सभी ने सुना भी होगा गाइस। सबसे पहले जो है ये आपको कौन सा होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपका होता है ठोस। उसके बाद जो है तरल होता है जिसे हम लिक्विड कहते हैं, और ठोस को जो है हम सॉलिड कहते हैं, और उसके बाद जो है आपका गैसीय होता है, ठीक है। ठोस तरल गैसीय जो है आपका तीन अवस्था में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन है अपवर्तन पे, ऑप्शन बी परिकर्ण पे, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, या ऑप्शन डी विसरण पे। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश तंतु जो है ये जो है सिद्धांत कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका जो है याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसने दिया था। तो याद रखिएगा 1900 जो है आपको ध्यान रखना है 1966 में जो है आपको ध्यान रखना है 1966 में जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है किसने इसका सिद्धांत दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है चार्ल्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चार्ल्स काओ ने जो है आपको ध्यान रखना है इसका जो है सिद्धांत दिया था 1966 में जो है काओ ने जो है इसका सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है इसके लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है इसके लिए जो है क्या दिया गया था, तो याद रखिएगा इसके लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो ये क्या दिया गया था, तो याद रखिएगा इसके लिए जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है इनके नोबेल पुरस्कार से जो है आपको ध्यान रखना है इसके लिए नोबेल पुरस्कार से जो है आपको ध्यान रखना है इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार से जो है याद रखिएगा सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है 2009 में जो है आपको ध्यान रखना है 2009 में जो है 2009 में जो है आपको ध्यान रखना है भौतिकी से जो है भौतिकी में जो है आपको ध्यान रखना है 2009 में जो है आपको ध्यान रखना है भौतिकी में जो है आपको ध्यान रखना है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ये कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी पामीर का पठार, ऑप्शन सी ब्राजील का पठार, या ऑप्शन डी यूनान का पठार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पामीर का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और याद रखिएगा, इसलिए जो है इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है, दुनिया का छठ भी कहा जाता है। इसलिए जो है सबसे ऊंचा पठार है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है, दुनिया का छठ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। दुनिया का छठ जो है आपको दुनिया का छठ जो है ये किस पठार को कहा जाता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। दुनिया का छठ जो है आपको ध्यान रखना है किस पठार को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दुनिया का छठ कहा जाता है। और किसको कहा जाता है गाइस, तो पामीर के पठार को, ठीक है। तो दुनिया का छत कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें तिब्बत के पठार के बारे में बताया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तिब्बत का पठार जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे विस्तृत पठार जो है ये कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार जो है ये कौन सा है, इससे आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार जो है ये आपको ध्यान रखना है। विस्तृत पठार जो है ये कौन सा है, तो ये है आपके तिब्बत का पठार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है। तो आपको बता रहा है कि कौन सी अभिलेख में जो है सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है। तो आपके ऑप्शन है विदिशा अभिलेख में, ऑप्शन बी एरर अभिलेख में, ऑप्शन सी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एरर अभिलेख में मिलता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरन अभिलेख जो है ये किनका था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। एरन अभिलेख जो है ये आपके भानुगुप्त का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एरन अभिलेख जो है ये किसका था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। एरन अभिलेख जो है आपके भानुगुप्त का एरन अभिलेख था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में जो है सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फ्लोरोकार्बन किसमें प्रयोग नहीं होता है। तो आपको बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये किसमें प्रयोग नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है पैकिंग सामग्री में, ऑप्शन बी एयर कंडीशनर में, ऑप्शन सी मिक्सर और चक्की में, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिक्सर और चक्की में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये प्रयोग नहीं होता है। तो गाइस आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का जो आज का सेशन था, सेशन 8 था, ये यहीं कंप्लीट होता है। अगर यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा, तो प्लीज गाइस प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।